अतत्व अभिनिवेश। अतत्व अभिनिवेश। देखिए, पहले अगर इस शब्द का मतलब अगर हम जान लें तो शायद पूरा अतत्व अभिनिवेश हम लोगों को समझ में आ जाएगा। शब्द के मतलब में देखें, एक शब्द लिखा है अतत्व और दूसरा लिखा है अभिनिवेश। अतत्व और दूसरा शब्द है अभिनिवेश। अतत्व का मतलब होता है नॉन एग्जिस्टिंग। नॉन एग्जिस्टिंग किसी भी वस्तु का ना होना। नॉन एग्जिस्टिंग। और अभिनिवेश का मतलब होता है खोजना, टू सर्च। खोजना। तो वर्ड का मतलब क्या हुआ? वर्ड का मतलब हुआ कि कोई चीज है नहीं और उसको आप खोज रहे हैं, वही अभिनिवेश है। जैसे इसको एक उदाहरण से समझे कि बहुत बार ये होता है कि आप किसी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं और वह आता नहीं है, ना वो रहता है, फिर भी आप उसकी यादों को एक तस्वीर बना लेते हैं कि ये पर्सन मेरे पास ही है। तो आप उससे जो है गले लग जाते हैं, उससे प्रेम शुरू कर देते हैं। तो वही इसका मतलब उसको जो है अतत्व अभिनिवेश रोग है। या कुछ लोग कभी अगर शिवरात्रि पर भांग पिए वाले आदमी को देखना, जो आदमी भांग पी लेता है, वो आदमी पता चलेगा डीडीएलजी के शाहरुख खान है, वो सरसों के खेत में खड़े होकर गाना गा रहे हैं, वैसे वो आदमी हाथ फैला के गाना गाएगा। सरसों खेत नहीं होगा, पता लगे वो नाली में खड़ा होगा या नाली में पड़ा होगा, लेकिन उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि वो सरसों के खेत में बढ़िया झूमते हुए गाना गा रहा है। वो गाना कौन सा था? अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तो वही वाला गाना जो है उसको महसूस होगा। यानी कि वहां पर नॉन एग्जिस्टिंग चीज है, वो वस्तु वहां नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति उसको खोज रहा है कि वो वही है। यही अतत्व अभिनिवेश का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। मॉडर्न साइंस में इसको हम लोग हैलुसिनेशन से कंपेयर कर सकते हैं। हैलुसिनेशन। इसके डेफिनेशन क्या है? श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। पहले लिखे निदान। निदान यानी कि इसके कारण क्या है। तो इसके कारण में जो व्यक्ति मलिन आहार करता हो, मलिन आहार यानी कि सड़ा गला खाना खाता हो, और अधारणी वेगों को रोकता हो।
अधारणी वेगों को रोकता हो, साथ ही साथ में शीत उष्ण शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष स्निग्ध रुक्ष स्निग्ध रुक्ष आदि द्रव्यों का आदि द्रव्यों का अधिक सेवन करता हो, अधिक सेवन करता हो। नेक्स्ट, इसके अलावा अब ये जो कारण है, इन कारणों से उसके जो मानसिक दोष हैं, प्रकोपित मानसिक दोष, प्रकोपित शारीरिक दोष यानी कि वात पित्त कफ, और रज मोह से आवृत आत्मा आवृत हो जाते हैं। आत्मा आवृत हो जाती है। तो जो व्यक्ति मलिन आहार करता हो, अधारणी वेगों को रोकता हो, शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष आदि द्रव्यों का अधिक सेवन करता हो, इनसे उसके वातादि दोष कुपित हो जाते हैं, रज उसका प्रकुपित हो जाता है, और मोह से इन सभी चीजों से उसकी आत्मा आवृत हो जाती है, ढक जाती है। और ये जो दोष हैं, इन दोषों से क्या होगा फिर? ये आत्मा को जब आवृत कर लेते हैं, उस कारण से उस व्यक्ति के मनोवाही और बुद्धिवाही सिराएं जो है, तो प्रकुपित शारीरिक एवं मानसिक दोष, प्रकुपित शारीरिक एवं मानसिक दोष मनोवाही स्रोत से हृदय में जाते हैं। मनोवाही एवं बुद्धिवाही, जो मन और बुद्धि का वहन करने वाली सिराएं होती हैं, में जाकर सिराओं में जाकर हृदय को दूषित कर देता है। हृदय को दूषित कर अपना स्थान बना लेता है। अपना स्थान मनोवाही एवं बुद्धिवाही स्रोतस में बना लेता है। तो पहले क्या हुआ? शारीरिक मानसिक दोष प्रकोपित हुए। वो प्रकोपित शारीरिक और मानसिक दोष मनोवाही और बुद्धिवाही सिराओं में गए,
और वहां से पहुंच गए हृदय को कर दिया दूषित। हृदय को दूषित करने के बाद में फिर वो अपना स्थान ही मनो और बुद्धिवाही स्रोतस में बना लेते हैं। अब क्या होगा, इस कारण से उसका हृदय जो है व्याकुल हो जाएगा। हृदय उसका व्याकुल हो जाता है। अब उसकी हृदय व्याकुल हो गया, इसके कारण से क्या होता है, हृदय व्याकुल होने के कारण से मनुष्य जो है मूढ़ हो जाता है। मनुष्य मूढ़, मूढ़ का मतलब होता है शून्य हो जाता है, ज्ञान शून्य हो जाता है। अब इस कारण से उसके सिम्टम क्या होंगे, अगर उसमें इतनी सारी क्रियाएं होने के बाद में फिर उसके लक्षण क्या आएंगे। लक्षण में है, श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये श्लोक जो है वो जो हम लोगों ने प्रज्ञापराध पढ़ा था वहां से थोड़ा सा मिलता जुलता है। विस्माम कुरुते बुद्धि विस्माम कुरुते बुद्धि नित्य अनित्य हित अहित तो वो व्यक्ति के सिम्टम क्या होता है कि वह व्यक्ति अपनी बुद्धि से नित्य क्या है, अनित्य कार्य क्या है, हितकर क्या है और अहितकर क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, हितकर क्या है, अहितकर क्या है, इनको विषम रूप से करता है। इनको विषम रूप से करता है यानी कि उस व्यक्ति की बुद्धि जो है पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, वो बुद्धि उसकी कार्य नहीं कर रही है। उसके कारण से वो नित्य कार्य क्या है या अनैतिक कार्य क्या है, तो नैतिक अनैतिक ये कार्य नहीं उसे पता होते। उसके लिए हितकर क्या है अहितकर क्या है, कहो वो पानी में, जो व्यक्ति भांग या धतूरा खाया होता है वो कहो पानी में डूब जाए, पानी में पड़ा रहे और उसको सांस लेना है यही ना पता हो कि सांस लेने के लिए बाहर निकलना है, वो अंदर ही घुसा रहेगा। तो हेलुसिनेशन बहुत ही तीव्र गति से यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, आचार्य चरक ने इसे महागद कहा है। महागद कहा है। महागद का क्या मतलब होता है, महागद का मतलब होता है बहुत बड़ी व्याधि, भयंकर व्याधि से कहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इसे अपदार्थगत भी कहते हैं। अपदार्थ गद भी कहते हैं।
आपदार्थ गद भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे। तो इसकी चिकित्सा करने के लिए स्नेहन स्वेदन, पहले स्नेहन कराएंगे, फिर उसके बाद में स्वेदन कराएंगे, फिर उसके बाद में फिर उसको पंचकर्म कराएंगे। पंचकर्म से दोष जब दूर हो जाएंगे तो संसर्जन क्रम, संसर्जन क्रम यानी कि उसे खाना वगैरह कैसे खिलाना है, किस सीक्वेंस से उसे पंचकर्म के बाद में मंडपेय विलेपी ये कैसे देने हैं, कितने कितने दिन देने हैं, वही संसर्जन क्रम कहलाता है। नेक्स्ट, ब्राह्मी का प्रयोग कर सकते हैं। ब्राह्मी में ब्राह्मी स्वरस, ब्राह्मी घृत, पंचगव्य घृत, ये सभी चीज प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ में मेध रसायन ये प्रयोग कर सकते हैं। आश्वासन चिकित्सा, आस नेक्स्ट, यहाँ एक शब्द आया है मेध रसायन, बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक ने 4 मेध रसायन बताए हैं, तो ये लिख लें। चरक ने 4 मेध रसायन बताए हैं। 4 मेध रसायन आचार्य चरक ने बताए हैं, जिसमें से मंडूक पर्णी, यष्टि मधु, यष्टि मधु, गुड़ची और शंख पुष्पी, शंख पुष्पी। ये 4 मेध रसायन आचार्य चरक ने बताए हैं। और इसमें एक चीज इन्होंने और क्या बताया है, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन चारों में विशेष रूप से मेध शंख पुष्पी है, विशेष रूप से मेध शंख पुष्पी है। देखो, अब ये जो 4 मेध रसायन है, इनका जो प्रयोज्यांक है, जैसे मंडूक पर्णी का स्वरस प्रयोग करते हैं और यष्टि मधु का चूर्ण क्षीर के साथ प्रयोग करते हैं। क्षीर मतलब
दूध के साथ। तीसरा क्या है? गुड़ची, रसो गुड़ुच्यात, यानी कि गुड़ची का भी रस यानी कि स्वरस प्रयोग करते हैं। और शंख पुष्पी का कल्क प्रयोग करते हैं। और इसके पंचांग, इसको इस तरह लिख लें, पंचांग का कल्क प्रयोग करते हैं। पंचांग का कल्क प्रयोग करते हैं। देखो अब कल्क क्या है, पंचांग क्या है, सारी चीजें हम बता चुके हैं पहले भी, लेकिन फिर से बता रहे हैं। पंचांग मतलब पौधे के जो 5 अंग होते हैं, उसकी जड़, उसका तना जिसको त्वक कहते हैं, छाल उसकी जो होती है, तो उसकी मूल, त्वक, पुष्प, पत्र और फल, ये जो 5 चीजें होती हैं, ये पंचांग कहलाती हैं। इन पांचों का जो, इसका मतलब ये है, शंख पुष्पी का पूरा पौधा उखाड़ के उसकी चटनी बना के, कल्क, कल्क का मतलब चटनी होता है, चटनी बना के उसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये 4 मेध रसायन और इनका जो प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, योसा अपस्मार। योसा अपस्मार। योसा अपस्मार के बारे में कल हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा भी था कि योसा अपस्मार क्या होता है। योसा का मतलब कल मैंने बताया था कि स्त्री, और अपस्मार जो पीछे हम लोगों ने पढ़ के आए थे कि जो मिर्गी के दौरे के जैसे लक्षण होते हैं, वो योसा अपस्मार के अंतर्गत आते हैं। तो योसा अपस्मार और अपस्मार, एक तो इन दोनों में अंतर क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग अंतर देख लेते हैं, वो वही उसका योसा अपस्मार का पूरा डेफिनेशन भी हो जाएगा। तो एक तरफ लिखें अपस्मार और एक तरफ लिखें योसा अपस्मार। तो पहला अंतर है, अपस्मार रोग जो होता है, इसके वेग तीव्र होते हैं। तीव्र वेग होता है यहाँ पर। और जबकि योसा अपस्मार में तीव्र वेग नहीं होता। तीव्र वेग का क्या मतलब है, जैसे किसी को मिर्गी अगर आना होगा, तो एपिलेप्सी जो है उसके झटके बहुत जल्दी तुरंत आ जाते हैं, वो पेशेंट तुरंत गिर जाता है और उसको झटके आने लगते हैं। जबकि योसा अपस्मार में ऐसा नहीं है। दूसरा, अपस्मार का वेग सोते समय भी हो सकता है। सोते समय भी हो सकता है, जबकि योसा अपस्मार सोते समय कभी नहीं आएगा। सोते समय कभी नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, अपस्मार का जो वेग है वो एकांत में भी आ सकता है और समूह में।
एकांत और समूह कहने का मतलब क्या है कि जैसे किसी को एपिलेप्सी का झटका आना होगा तो वो चाहे अकेला बैठा हो और चाहे वो कई लोगों के साथ में बैठा हो, उसको अगर आना होगा एपिलेप्सी तो आ जाएगी उसको झटके। जबकि योशापस्मार में देखें, एकांत में वेग नहीं आता, एकांत में वेग नहीं आता, समूह समूह में आता है या कुछ लोगों की उपस्थिति में आता है। कुछ लोगों की उपस्थिति में आता है क्योंकि इसका टारगेट ही है अटेंशन लेना, तो इसीलिए अकेले में अटेंशन कौन सा आएगा। नेक्स्ट, अपस्मार में लिखें, जमीन पर गिरते समय चोट लग सकती है। जमीन पर गिरते समय जैसे पेशेंट को फिट्स आ गए तो फिट्स आते समय क्या है, वो एकदम चोट लग जाएगी, जमीन पे गिरेगा। जबकि योसा अपस्मार का जो पेशेंट होगा, इसका रोगी जो है सावधानी पूर्वक गिरता है, सावधानी पूर्वक गिरता है, चोट नहीं लगती, चोट नहीं लगती, क्योंकि चोट लगना होता तो गिरता ही नहीं, तो इसलिए वो आराम से गिरता है। नेक्स्ट, नंबर 5, वेग आने पर अपस्मार में नेत्र एवं गर्दन वक्र यानी कि तिरछा हो जाते हैं। वक्र हो जाते हैं यानी कि तिरछा हो जाते हैं। जबकि अगर आप योत्सापस्मार देखें तो वक्र नहीं होते, वक्र नहीं होते। नेक्स्ट देखें, अपस्मार में दांतों से जीभ कट जाती, दांतों से जिह्वा कभी कभी कट जाती, जबकि योसा अपस्मार में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, जो एपिलेप्सी के फिट्स आते हैं उसमें अनैच्छिक रूप से यानी कि इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है, अनैच्छिक रूप से मल एवं मूत्र का त्याग हो जाता है, मल एवं मूत्र का त्याग हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता, योसा अपस्मार में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट देखें, अपस्मार में जो आक्रमण है यानी कि जो फिट्स का समय है प्रायः निश्चित होता है, वेग का अंतराल वेग का समय अंतराल प्रायः निश्चित होता है।
जैसे आचार्य चरक ने बताया, वातज अपस्मार 12-12 दिन पर, पित्तज जो है वो 15-15 दिन पर, और कफज एक एक महीने के अंतराल पर ही आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है योसा अपस्मार में, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट लिखें नंबर 9। जब अपस्मार के पेशेंट को मूर्छा यानी कि सिनकोप जब होती है, तो मूर्छा निद्रा में बदल जाती है। यानी कि जब एपिलेप्सी के पेशेंट को फिट्स आएंगे तो उसके बाद उसको नींद भी आ जाएगी, जबकि योसा अपस्मार में रोगी को शीघ्र चेतना आ जाती है। रोगी को शीघ्र चेतना आ जाती है, जैसे वो उठ के एकदम बैठ जाएगी, फिर कहेगी अरे मेरे साथ क्या हुआ था, मैं कहाँ हूँ, ये सारी बातें वो करने लगेगी। ठीक है, तो ये योसा अपस्मार। अब यही जो है अपस्मार जैसे आपके टॉपिक में है, तो यही अपस्मार आपका डेफिनेशन भी हो गई। अब इसमें अपस्मार में जैसे क्यों होता है, अपस्मार योसा अपस्मार का वर्णन जो है आयुर्वेद में चरक सुश्रुत में नहीं है, बाद के कुछ छोटे मोटे ग्रंथों में है। इसमें होता क्या, अब योसा अपस्मार इसलिए होता है कि अगर किसी को कोई मानसिक कष्ट हो रहा हो, जैसे किसी स्त्री का बच्चा मर जाए, नया पता लगे माँ बनी हो, उसका बेबी एक्सपायर हो जाए, या किसी के पति एक्सपायर हो गया है, या किसी को घर में बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है, उसको चारों तरफ से मानसिक कष्ट हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में उस स्त्री को योसा अपस्मार हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक लिखें न्यूरोसिस। योसा अपस्मार को इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टीरिया। नेक्स्ट लिखें एक टॉपिक है नेक्स्ट न्यूरोसिस। न्यूरोसिस क्या होता है? न्यूरोसिस एक तरीके से साइकोटिक डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें ऐसा पाया जाता है कि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य इसमें ठीक नहीं होता है। तो इसमें लिख लें कि न्यूरोसिस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इसको अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो इसमें लिख लें कि अन्य इसको साइकोन्यूरोसिस, या फिर इसको न्यूरोटिक डिसऑर्डर, इन नामों से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट लिखें न्यूरोसिस शब्द जो है
न्यूरोसिस शब्द एक स्कॉटलैंड के डॉक्टर थे, डॉक्टर विलियम कुलेन द्वारा न्यूरोसिस शब्द डॉक्टर विलियम कुलेन द्वारा तंत्रिका तंत्र के तंत्रिका तंत्र के सामान्य जो विकार होते हैं डिसऑर्डर ऑफ सेंसेस एंड मोशन caused by a general affection of the nervous system। देखो, विलियम कुलेन ने जो तंत्रिका तंत्र के डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर ऑफ सेंस एंड मोशन, सेंस और मोशन यानी कि जो भावात्मक विकार है, यहाँ ब्रैकेट में लिख रहे हैं जैसे भावनात्मक भावनात्मक विकार यानी कि ये आपके जो इमोशंस हैं, उन इमोशन से संबंधित जो विकार हैं, उनसे न्यूरोसिस शब्द लिया गया। अब ये जो शब्द बना, ग्रीक वर्ड न्यूरॉन न्यूरॉन और इसका जो सफिक्स है उसको कहते हैं ओइसिस। न्यूरॉन का मतलब नर्व और ओइसिस का मतलब होता है डिजीज। तो नर्व से संबंधित जो डिजीज है उसी से ये शब्द बना न्यूरोसिस। इसका मतलब होता है एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन। और ये जो फर्स्ट पब्लिकेशन इसका कब है? फर्स्ट पब्लिश्ड इन लैटिन इन 1769, 1769 में पहली बार इसका प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट लिखें।
जो मानसिक विकार हैं, न्यूरोसिस, मानसिक विकार को 4 बेसिक प्रकार में डिवाइड किया गया। 4 बुनियादी प्रकारों में विभाजित किया गया। चार बुनियादी प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसमें मैनिया, मैनिया, मिले मिलेंकोलिया, डिमेंशिया और इडियोटिज्म। मैनिया, मिलेंकोलिया, डिमेंशिया और इडियोटिज्म। इसके हिंदी में भी मैनिया मतलब उन्मादी, उन्माद। मिलेंकोलिया मतलब जो उदासी से संबंधित हो। डिमेंशिया मतलब मनोभ्रंश। और आइडियोटिज्म मतलब मूर्खता। ठीक है, तो ये न्यूरोसिस के बेसिक 4 डिवीजन है। तो न्यूरोसिस अगर कहना होगा कि न्यूरोसिस के अंतर्गत मैनिया, मेलेंकोलिया और डिमेंशिया और आइडोटिज्म, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब अगर इसकी डिफिनीशन लिखनी है तो लिख लें। न्यूरोसिस इज mental disorder neurosis is mental disorder that causes a sense of distress, a sense of distress and deficit in functioning and deficit in functioning, deficit in functioning। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूरोसिस जो है ये मानसिक विकार जो परेशानी की भावना और कामकाज में कमी के कारण बनता है। इसको चाहे हिंदी में भी लिख लें।
न्यूरोसिस एक ऐसा मानसिक विकार है एक ऐसा मानसिक विकार है जो परेशानी की भावना एवं काम-काज की कमी के कारण बनता है। काम-काज की कमी के कारण बनता है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को जैसे जॉब ना मिले, वो बहुत पढ़ाई कर रहा हो, उसको जॉब ना मिले, तो धीरे-धीरे डिप्रेस हो जाएगा, यानी उसके पास काम-काज की कमी है और धीरे-धीरे वो डिप्रेशन उसका न्यूरोसिस में परिवर्तित हो जाएगा। या परेशानी की भावना, घर में लड़ाई-झगड़ा चल रहा हो, हस्बैंड-वाइफ के बीच में हमेशा लड़ाई होती हो या बच्चे के ऊपर किसी के दूसरे के लड़ाई या डर की भावना के कारण से न्यूरोसिस उसको डेवलप हो सकता है। न्यूरोसिस क्या है? नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इसकी विशेषता क्या है? न्यूरोसिस की विशेषता चिंता, नाक हैप्पीनेस, इसको लिख लें दुःख या संकट की अन्य भावनाएँ संकट की अन्य भावनाएँ जो किसी भी व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियों किसी भी व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियों के अनुपात से बाहर है। मतलब वो व्यक्ति इन कठिनाइयों या इन चिंताओं को झेल नहीं सकता है। तो ये जो न्यूरोसिस है, ये एक तरीके से वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। यानी कि इसमें नर्व सिस्टम पूरी तरीके से खराब नहीं होता है, आपके विचार ज़्यादा परिवर्तित हो जाते हैं। इसके टाइप्स देख लें। नेक्स्ट हम लिखें टाइप्स या इसके भेद क्या है? एक है ऑब्सेसिव, कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये क्या है?
इसके बारे में लिख लें। अवांछित विचारों अवांछित विचारों, भावनाओं, अवांछित विचारों या भावनाओं के चेतना में प्रवेश या बार बार अनुष्ठानिक कार्यों की करने की आवश्यकता, जिन्हें पीड़ित अनावश्यक या अनुचित मानता है, जिन्हें पीड़ित अनावश्यक या अनुचित मानता है। देखो, इसमें कहना क्या चाहता है कि जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में अवांछित विचार और भावनाओं के चेतना में प्रवेश, आप उन विचारों को अपने मन में नहीं लाना चाहते। जैसे किसी को मारना है, पता चले आपके दिमाग में आ गया कि मैं इसको जान से मार दूंगा, आप नहीं चाहते हैं, अनावश्यक रूप से आप नहीं चाहते कि मैं उसके बारे में उल्टा सीधा सोचूं, लेकिन ऐसे विचार आपके दिमाग में बार बार आए, अवांछित विचार या भावनाएं, इमोशंस आपके बार बार वही चीज आपके दिमाग में चलती रहे, जिन्हें वो पीड़ित व्यक्ति नहीं आने देना चाहता, अनावश्यक या अनुचित मानता है, लेकिन फिर भी वो विचार आते हैं। जैसे इसमें अगर देखें तो कंपल्सिव विचारों में जैसे दो चीजें हैं, एक है ऑब्सेसिव और एक है कंपल्सिव। तो इसमें दोनों विचार लिखने की, जो ऑब्सेसिव आइडियाज हैं, ऑब्सेसिव विचार ऑब्सेसिव विचार में जैसे बार बार आने वाले हिंसक या अश्लील विचार, हिंसक या अश्लील विचार, और कंपल्सिव 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 को बाध्यकारी कहते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, बाध्यकारी। और ऑब्सेसिव का मतलब होता है जुनूनी। और कंपल्सिव विचार कैसे होते हैं, जैसे कि बार बार हाथ धोना, दरवाजा बार बार बंद करना, बार बार दरवाजा बंद करना, ये सारे कंपल्सिव हैं। तो एक तो टाइप ये हो गया।
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट दूसरा लिखें। डिप्रेशन, या सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर लिख लें। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। अब इसमें सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर यानी कि आप अपने मानसिक विचारों को स्वतः बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल में लिख लें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जैसे हिस्टीरिया, अभी हमने आपको पढ़ा है योसापसमार, हिस्टीरिया। इसके अलावा एंजाइटी, फोबिया। फोबिया मतलब डर होता है, कई कभी कभी क्लास्ट्रोफोबिया, भीड़ से डरना, कभी कभी कोई दरवाजे के पीछे बंद हो जाए कमरे में, वो फोबिया। तो फोबिया भी कई प्रकार के होते हैं। डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब अवसाद। नेक्स्ट इसके अलावा कुछ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कि किसी का अगर एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो, या किसी के घर में किसी की डेथ वगैरह हो गई हो, तो नेचुरल डिजास्टर या भूकंप वगैरह इस तरीके की चीजें अगर किसी को हो गया हो, तो उसके कारण से उसको जो स्ट्रेस डिसऑर्डर होते हैं वो भी सब न्यूरोसिस के अंतर्गत आते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है, तो दोनों दवाएं भी चलती हैं, साइकियाट्रिक्स और साइकोलॉजिस्ट दोनों के द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से तो इसकी काउंसलिंग ही की जाती है, और उसके बाद में अगर ठीक नहीं हो रहा है तो पेशेंट को दवाएं भी दी जाती हैं। अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है, जिसके उसके दिमाग में न्यूरॉन की एक्टिविटी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो और उसके विचार परिवर्तित हो जाएं। तो ये इस न्यूरोसिस की ट्रीटमेंट है। तो तत्वाभिनिवेश, योसापस्मार और न्यूरोसिस, ये 3 टॉपिक हम लोगों ने आज पढ़े। चलो बस आज इतना ही। न्यूरोसिस में जैसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो मुख्य रूप से इसके भेद पे पूछ सकता है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर किस बीमारी कैसी है, तो न्यूरोसिस का ही एक टाइप है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। चलो जितना ही।